साथियों नमस्कार। मैं अमित कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पर। आज हम लोग मॉडर्न इंडिया का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन नेशनल मूवमेंट उसको देखेंगे। दूसरा ऑल इंडिया मास मूवमेंट था ये, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया दूसरा ऑल इंडिया मास मूवमेंट था। ये चलाया गया था 1930 से लेकर 1934 के बीच में, 2 चरणों में ये चला था। इसका पहला चरण ज्यादा वाइब्रेंट था, ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उसकी चर्चा विशेष तौर पर करेंगे हम लोग। शुरू करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सबसे पहले हम देखेंगे क्या परिस्थितियां थी जिस वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ, कुछ 1-2 वर्षों की हालक्रम की घटनाएं और एक लॉन्ग टर्म रीजन जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल करेक्टर है। तो अगर करंट इवेंट्स देखते हैं, रिसेंट इवेंट्स या रिसेंट कॉज जिसकी वजह से यह आंदोलन शुरू हुआ, इस क्रम में सबसे पहले हम लोग साइमन कमीशन का जिक्र करेंगे शॉर्ट में। एंटी साइमन कमीशन एजिटेशन, साइमन कमीशन के विरोध में जो माहौल बनता है वो एक रीजन बनता है इस प्रोटेस्ट को शुरू करने का। साइमन कमीशन क्या था, शॉर्ट में जान लेते हैं। साइमन कमीशन 1929 में वैसे तो एक कमीशन आना था, जो हमारा इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1999 था, 1919 का जो इंडिया गवर्नमेंट एक्ट था, उसके रिव्यू के लिए। बात यह थी कि इसको हम सरकार ने बोला था कि आफ्टर 10 ईयर इसे रिव्यू करेंगे, यानी कि ये 1929 में रिव्यू होना था। देखना था कि इसके तहत किन लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है और क्या भारत में स्थितियां हैं कि हम इससे ज्यादा उन्हें और अकाउंटेबल गवर्नमेंट दें, क्योंकि इसमें डायरकी दी गई थी। अब उससे आगे डोमिनियन स्टेटस या ऐसा कुछ देने की बात थी, या और कुछ संवैधानिक सुधार किया जाए, इसकी उम्मीद भारतीय कर रहे थे। बट पहली बात तो ये 1927 में ही ऑर्गेनाइज कर दिया गया। और विडंबना यह कि इसके जो 7 मेंबर थे, सभी मेंबर ब्रिटिश थे, मेंबर ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ऑल मेंबर। साइमन कमीशन के लीडरशिप में ये चेयरपर्सन में ये कमीशन बना था, तो इसलिए से साइमन कमीशन बोला गया। जब ये बात पता चली भारतीय दल के नेताओं को, भारतीयों को, तो इसका वहीं से विरोध शुरू हो गया था, माहौल बनने लगा था। ये कमीशन भारत पहुंचता है 1928 मार्च में मुंबई। इसका तीव्र विरोध शुरू हो जाता है, ब्लैक फ्लैग्स दिखाए जाते हैं, साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। इसी के एजिटेशन के दौरान पंजाब में लाला लाजपत राय लाठियों से घायल हो जाते हैं, बाद में उनकी डेथ हो जाती है। सैंडर्स जो उसका मेन वो कल्प्रिट था, बाद में भगत सिंह वगैरह ने उनकी हत्या कर दी, जैसा कि हम लोग जानते हैं। इसी साइमन कमीशन के विरोध के दौरान हुआ था ये। जवाहरलाल नेहरू तक ने लाठियां खाई। तो ऐसे माहौल में लॉर्ड बिरकेनहेड जो स्टेट वाइस सेक्रेटरी थे, लॉर्ड बिरकेनहेड, इन्होंने बोला कि आप सभी दल मिलके क्यों ना एक बैठक करो और एक हमें आम अपना एक प्रस्ताव बनाओ, प्रपोजल बनाओ कि भारत में किस तरह के संवैधानिक सुधार किए जाए, हम उस पर विचार करेंगे, अगर हमें लगे तो हम सुधार करेंगे। ये चैलेंज दिया भारतीयों को, भारतीयों ने इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। और हां, साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें किसी भी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स उसने मना कर दिया था। उसने बोला कि भारत का अभी ये हाल नहीं है, ये ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि यहां पर किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या इनको कोई डोमिनियन स्टेटस जैसी चीज दी जाए, ठीक है। तो इसको डिनाइड कर दिया था। एक तो सारे मेंबर ब्रिटिशर्स थे, रिपोर्ट में भी ऐसा कुछ नहीं था, विरोध स्वाभाविक था। तो लॉर्ड बिरकेनहेड ने बोला कि ऑल पार्टीज एंड लीडर्स एक ऐसे मिनिमम कॉमन प्रोग्राम पे, एजेंडे पे आप लोग अपनी सहमति बनाओ, एक ऐसे मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाओ पॉलिटिकल,
हम देखते हैं, विचार करेंगे, अगर ठीक लगेगा तो हम उस पर अपनी सहमति देंगे। भारतीय नेताओं ने इसको स्वीकार किया। एम ए अंसारी, एम ए अंसारी एक उस समय के फेमस राष्ट्रीय नेता हुआ करते थे। इनकी लीडरशिप में 3 बैठकें होती हैं, बहुत, जिसमें कांग्रेस के भी लीडर थे, लीग के भी लीडर थे, ठीक है, लिबरल पार्टीज के भी रिप्रेजेंटेटिव थे। तो 3 जो बैठकें होती हैं, पहली इसकी बैठक होती है दिल्ली में, दूसरी होती है मुंबई में, और तीसरी होती है लखनऊ में। पहली बैठक में एक आम चर्चा होती है, दूसरी बैठक में एक कमेटी बनाई जाती है एमएल नेहरू के लीडरशिप में, मोतीलाल नेहरू। दूसरी बैठक में जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, इनके गाइडेंस में एक कमेटी बनाई जाती है 10 मेंबर्स की, 10 सदस्य होते हैं इसमें, जिसमें कि आपके एससी बोस भी थे, और टीबी सप्रू, जयकर जयकर भी थे, कुरैशी, अली इमाम कुरैशी, ये सारे मेंबर इसमें शामिल थे। तो इन सबको मिला के कमेटी बनाई जाती है। कमेटी ने गहन विचार विमर्श किया एमएल नेहरू के लीडरशिप में। फाइनली एक उन्होंने रिपोर्ट बनाई, एक प्रपोजल तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया, जिसका नाम दिया गया नेहरू रिपोर्ट। और इस नेहरू रिपोर्ट पे लखनऊ वाले अगले सेशन में सहमति हो गई कि अब हम इसको गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। अब ये रिपोर्ट आगे चलकर कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता सेशन में ये गवर्नमेंट के सामने रखी जाती है, जो कि ये होता है 1928 में। 1928 का जो कलकत्ता सेशन था, ठीक है, उसके फ्लोर पे ये रिपोर्ट रखी जाती है, और ये सहमति बनती है कि हम इसको गवर्नमेंट के सामने रखेंगे, और गवर्नमेंट अगर विद इन 1 ईयर इस पर अगर उसने कोई अपना एग्रीमेंट नहीं दिया, तो हमारी जो डोमिनियन स्टेटस की मांग है, एक्चुअली में नेहरू रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग प्राइमरीली तौर पर थी, अगर हमारी ये जो डोमिनियन स्टेटस की मांग है ये पूरी नहीं की गई, तो हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करेंगे, यानी पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। ये तय हुआ कलकत्ता सेशन में, ठीक है। ये सेशन कलकत्ता का दिसंबर 1928 में हुआ था, यानी दिसंबर 1928 से दिसंबर 1929 का टाइम दिया गया। नेहरू रिपोर्ट को एक शॉर्ट में हम यहां देख लेते हैं, इसमें और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन थे, आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे डोमिनियन स्टेटस, एक तो ये हो गया, एक था भाषाई आधार पर लिंग्विस्टिक बेस पर प्रांतों का गठन, लिंग्विस्टिक बेस पर प्रांतों का गठन, और फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई थी, अबाउट 19 फंडामेंटल राइट्स, जो कि आगे चलकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होते हैं, उसकी चर्चा यहां दिखाई देती है। जैसे एडल्ट फ्रेंचाइजी, वुमेन्स राइट टू वोट, प्रॉपर्टी का राइट, संगठन बनाने का राइट, ये सारे राइट इसमें शामिल थे, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस की बात तो थी ही। तो अब ये नेहरू रिपोर्ट रखी जाती है, सरकार को ये कांग्रेस कमेटी में रखने के बाद सरकार को ये प्रस्ताव भेजा जाता है कि अगर हमारी ये मांगे हैं, अगर आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लोगे तो हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, अदरवाइज हम एक नया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट छेड़ेंगे। ये बात गवर्नमेंट तक पहुंचा दी जाती है। और इधर हाँ, पहुंचाई कब जाती है? 1 साल बाद, एक मतलब पहले तो कलकत्ता सेशन में तय होता है दिसंबर 1928 में, 1 साल का मौका सरकार को दिया जाता है इस रिपोर्ट को रखकर। दिसंबर 1929 में लगभग 1 साल का टाइम हो चुका है, लाहौर सेशन हो रहा है कांग्रेस का। अब देखिए लाहौर सेशन में क्या क्या इवेंट हो रहे हैं। लगभग 1 साल का टाइम बीत चुका है। एक बार सरकार को और याद दिलाने का टाइम है कि भाई हमने जो नेहरू रिपोर्ट का प्रपोजल बनाया था उस पर अब तुम्हारी क्या राय है, 1 साल का जो हमने टाइम दिया था वो लगभग ओवर होने वाला है। तो लाहौर सेशन इस दौरान होता है अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जेएल नेहरू। जेएल नेहरू की अध्यक्षता में यह सेशन होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसमें उस पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को डिफाइन किया जाता है।
एक बात और मैं यहां बताऊंगा, जैसे जब नेहरू रिपोर्ट रखी गई थी, उसी टाइम पे जेएल नेहरू और एससी बोस डिसएग्री थे। इन दोनों की मांग ये थी कि ये अब डोमिनेंट स्टेटस का टाइम अभी ही जा चुका है और हमें पूर्ण स्वराज की तरफ बढ़ना था। तो उसके विरोध में इन दोनों ने, जेएल नेहरू और एससी बोस ने, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग बनाई थी। जेएल नेहरू और एससी बोस ने, ये पूछ सकता है आप लोगों के प्रीलिम्स के लिए, इंपॉर्टेंट है। जेएल नेहरू और एससी बोस ने मिलकर इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था। ये पूछ लेता है कई बार, किसने गठन किया था? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया था, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर, जब नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो अब लाहौर सेशन हो रहा है, लाहौर सेशन की चर्चा करते हैं। इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हुए जिसमें प्रश्न भी बनता है, उसको देखते हैं। पहली बात ये, इसमें पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंट का टारगेट डिफाइन किया गया कि अब इससे नीचे कोई बात नहीं, ठीक। पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिसाइड किया गया कि एक हम लोग डेट डिसाइड करते हैं, 26 जनवरी 1930 टाइम वाज फिक्स्ड फॉर इंडिपेंडेंस डे, कि हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस जो है वो 26 जनवरी 1930 को मनाया जाएगा। फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए 26 जनवरी 1930 की तिथि तय की गई इसी लाहौर सेशन में, ठीक। ये पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, स्टेट सर्विसेज में, यूपीएससी में भी पूछ लिया गया है। तो ये डिसाइड हुआ इसी लाहौर सेशन में। एक और बात, एक महत्वपूर्ण इवेंट होता है, 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू होस्टेड अ फ्लैग, पंडित नेहरू होस्टेड अ ट्राई कलर फ्लैग, एक उन्होंने तिरंगे झंडे को फहराया। कहां फहराया? ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, ये इंपॉर्टेंट है, ट्राई कलर फ्लैग ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। और उसी समय उन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया उस झंडे को फहराकर, ठीक है, बैंक ऑफ रावी रिवर, रावी रिवर। तो ये दो तीन महत्वपूर्ण इवेंट थे। रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया 26 जनवरी 1930 को, फिक्स किया गया हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस मनाया जाएगा, पूर्ण स्वराज घोषित किया गया, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का लक्ष्य घोषित किया गया इस सेशन के दौरान। अब इस सेशन के कंप्लीट होते होते एक साल का टाइम हो चुका था कलकत्ता सेशन से, जब नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से वन टाइम का डोमिनेट स्टेटस प्राप्त करने का टाइम दिया गया था। अगर ये नहीं मिलता है तो हम पूर्ण स्वराज छेड़ देंगे। कलकत्ता सेशन से लेकर लाहौर सेशन तक एक वर्ष का वो टाइम निकल चुका था और अब गांधी जी तैयार थे, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था। और फिर भी फाइनली गांधी जी ने 11 पॉइंट्स अपनी डिमांड रखी। फाइनली गांधी पुट द 11 पॉइंट्स डिमांड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, और उसमें वायसराय, गवर्नर जनरल या वायसराय बोलेंगे, वो इरविन थे। फाइनली गांधी पुट द 11 पॉइंट्स डिमांड इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट या और इरविन, ओके। ऑब्वियसली वही होना था। गवर्नमेंट रिजेक्टेड आज ऑल प्रपोजल, गवर्नमेंट रिजेक्टेड और डिनाइड दिस डिमांड, गवर्नमेंट रिजेक्टेड दिस डिमांड। एक बार हम लोग डिमांड को देख लेते हैं, 11 पॉइंट्स, कौन कौन सी डिमांड वो थी जिसको गांधी जी ने मांगी थी। यहां हम लिख देते हैं, कई बार उसमें प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है, पूछ लेता है। तो पहली डिमांड ये थी कि आर्म लाइसेंस, इब्री इंडियंस उनके अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए आर्म लाइसेंस दिया जाए भारतीयों को, कि वो हथियार रख सकें अपनी सुरक्षा के लिए उस हालात में। दूसरी डिमांड थी मिलिट्री एक्सपेंडिचर को 50% रिड्यूस करो, मिलिट्री एक्सपेंडिचर को 50% रिड्यूस करो, दूसरी डिमांड थी।
ठीक है, नंबर डाल देता हूं। एंड थर्ड डिमांड थी, जो सिविल सर्वेंट की सैलरीज को डिडक्ट किया जाए 50% तक। सिविल सर्वेंट की सैलरीज, इसको 50% तक डिडक्ट किया जाए। ठीक है, एक ये मांग थी, 3 ये हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, अगली मांग थी कि भाई जो कोस्टल एरियाज के लोग हैं, कोस्टल विलेजर्स को आप अलाउ करो कि वो नमक बना सकें, टू मेक सॉल्ट। एंड जो टैक्स है, रिमूव सॉल्ट टैक्स, रिमूव सॉल्ट टैक्स इसी में इंक्लूड था। रिमूव सॉल्ट टैक्स एंड कोस्टल विलेजर्स अलाउ टू मेक सॉल्ट। ठीक है, टू मेक सॉल्ट। 4 डिमांड ये थी। नेक्स्ट डिमांड देखते हैं, रूपी पाउंड रेशियो टू बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट, रिवाइज द रूपी पाउंड रेशियो टू बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट, टू बूस्ट इंडियन एक्सपोर्ट, यानी कि भारत के निर्यात को बढ़ाने के लिए रुपए को मजबूत करो पाउंड की तुलना में थोड़ा। अदरवाइज आयात ज्यादा हो रहा था, एक विनिमय का सामान्य सा नियम है भुगतान संतुलन का। अगली डिमांड क्या थी वो देखते हैं। डिमांड नंबर 6, कोस्टल शिपिंग, मीन्स कि जो कोस्टल एरियाज के लोग हैं उनको ये अलाउ किया जाए कि वो तटीय क्षेत्रों में अपना वो नौकायन कर सकें, कुछ इकोनॉमिक गतिविधियां कर सकें, उससे जरूरी जैसे फिशरीज वगैरह हैं उसके लिए। और ये रिजर्व होना चाहिए, कोस्टल शिपिंग मस्ट बी रिजर्व फॉर इंडियंस, मस्ट बी रिजर्व फॉर इंडियंस। ओके, नेक्स्ट डिमांड, इंपोज कस्टम ड्यूटी, इंपोज कस्टम ड्यूटी ऑन फॉरेन क्लॉथ टू प्रोटेक्ट इंडियन क्लॉथ, यानी कि आप कस्टम ड्यूटी जब लगाओगे फॉरेन क्लॉथ पे जो इंपोर्ट होकर आ रहे हैं, तो हम उनकी कीमत बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली जो भारतीय सूती कपड़े हैं वो उनकी तुलना में थोड़ा सा सस्ते होंगे, तो उनकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। अदरवाइज जो भी कंपटीशन से बाहर हो जा रहे हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ उन पर जो फॉरेन गुड्स हैं, फॉरेन क्लॉथ खासकर। नेक्स्ट डिमांड क्या थी, नंबर 8, सीआईडी शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम स्पाइंग, सीआईडी स्टॉप्ड स्पाइंग। ये लोग क्या करते थे ना, गांव में जासूसी वगैरह करते थे, गांव शहरों में क्रांतिकारियों के अलावा सामान्य सिविलियंस की भी जासूसी करते थे। कोई ऐसा तो नहीं नेशनलिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो इसका मिसयूज बहुत होता था, इसके बहाने लोग पकड़ लिए जाते थे और उनके साथ मारपीट की जाती थी, सजा हो जाती थी। तो गांधी ने कहा ये खत्म करो। अगली डिमांड क्या थी उनकी, रिड्यूस लैंड रेवेन्यू, चाहे वो परमानेंट हो, चाहे रैयतवारी हो, महालवारी, सब में रेवेन्यू बहुत ज्यादा होता था, तो रेड्यूस रेवेन्यू। नेक्स्ट डिमांड क्या थी, नेक्स्ट डिमांड गांधी की थी, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, रिलीज पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो राजनीतिक कैदी हैं, बंदी हैं, उनको रिहाई करो, जो कि किसी वायलेंस एक्टिविटी में कन्विक्टेड अगर वो नहीं है, केवल वो किसी अहिंसक राजनीतिक गतिविधि की वजह से जेल में, उनको आप बाहर कर दो। जो वायलेंस एक्टिविटीज के वजह से जेल में, हम उन्हें कहीं नहीं कर रहे हैं बाहर करो, बट इनको तो बाहर करो। 10वीं डिमांड ये थी। लास्ट डिमांड क्या थी, लास्ट डिमांड ये थी कि लिकर टोटल प्रोहिबिशन, लिकर टोटल प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, इसको पूरी तरह से प्रतिबंधित करो शराब को।
ऑन इंटॉक्सिकेंट्स, शराब और नशीले पदार्थ को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए। ये लास्ट डिमांड थी गांधी की। ठीक है, तो टोटल ये 11 डिमांड गांधी जी ने रखी, बट अफसोस कि मैंने पहले ही बता दिया कि वो सारी रिजेक्ट कर दी जाती है फ्लोर पे। तो अब गांधी जी के सामने कोई चारा नहीं था प्रोटेस्ट शुरू करने के अलावा। एक डेट डिसाइड की गई, 12 मार्च 1930। इट वाज द हिस्टोरिक डेट व्हेन गांधी जी was started Dandi March at Sabarmati Ashram with her followers. साबरमती आश्रम, ये आश्रम था अहमदाबाद में, साबरमती नदी के तट पर। ठीक है, अहमदाबाद में ये था। यहां से इनका दांडी मार्च इसलिए बोला गया वो, क्योंकि साबरमती टू दांडी, ये गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में है। अप्रॉक्स 390 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, 390 किलोमीटर और 240 माइल्स। इस डिस्टेंस को पैदल चल के कवर करना था विद 78 फॉलोअर्स। ठीक है, गांधी जी और उनके 78 फॉलोअर्स थे, जिनके साथ गांधी जी ने यात्रा शुरू की। कब शुरू की? तो 12 मार्च को। गांधी जी दांडी कब पहुंच रहे हैं? 6 अप्रैल, आफ्टर 20 डेज। 24 दिनों की यात्रा रही। 6 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और समुद्र के किनारे जाकर पुट द साल्ट इन हैंड, एक प्रतीकात्मक रूप में ऐसे उठाते हैं नमक को, और नमक कानून को वायलेट कर देते हैं, तोड़ देते हैं प्रतीक के रूप में। यहीं से वास्तव में 6 अप्रैल से आंदोलन शुरू हो जाता है। माहौल बनने लगा था जब गांधी साबरमती से दांडी के लिए यात्रा पर निकले थे। लोगों का जत्था उनके साथ जुड़ता जा रहा था। इंटरनेशनल मीडिया कवरेज शुरू कर दी थी। चारों तरफ एक माहौल बन रहा था। टाइम मैगजीन ने शुरुआत में तो उनका मजाक उड़ाया, मॉकिंग एक गांधी जी की इमेज बनाकर किया। लेकिन जब इतना बड़ा आंदोलन, ह्यूज मास मूवमेंट शुरू हो गया और लंबा चला, तो फिर उनको टाइम मैगजीन ने मैन ऑफ द ईयर घोषित किया। टाइम मैगजीन ने फिर उन्हें, जिसने उनका मजाक उड़ाया था, उसी ने उन्हें मैन ऑफ द ईयर घोषित किया, अनाउंस किया। अब आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। हम लोग स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट देखते हैं, कहां कहां इसका फैलाव था। पहले मैप के माध्यम से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। सॉरी, स्प्रेड ऑफ मूवमेंट। देखिए, ये इंडिया का मैप है, टेढ़ा मेढ़ा ही सही, बहुत क्लियर मैप मुझसे नहीं बन पाता है। आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बना दिया है। देखिए, ये रीजन है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, ठीक है, प्रोविंस, जहां पे फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान लेड कर रहे हैं प्रोटेस्ट को। आप थोड़ा सा नीचे आइए, गुजरात, जहां पे धरसाना की घटना हो रही है। ठीक है, थोड़ा नीचे आइए, एमएच, महाराष्ट्र, जहां पे फैक्ट्री वर्कर्स साल्ट एजिटेशन कर रहे हैं, शोलापुर, वाडला, इन सब में। और नीचे आइए, कालीकट का तट है, जहां पे फ्लैग एजिटेशन हो रहा है, के केलप्पन, पिल्लई, इन सब के नेतृत्व में। इधर तमिलनाडु, यहाँ पर भी एजिटेशन हो रहा है, सी राजगोपालाचारी वगैरह हैं, ठीक है, जो कि आंदोलन को नेतृत्व दे रहे हैं, फ्लैग एजिटेशन कर रहे हैं, साल्ट एजिटेशन कर रहे हैं। इसी तरह से आप इधर देखिए, नॉर्थ ईस्ट में असम, सॉरी, असम थोड़ा इधर आएगा, असम, असम, नागालैंड, मणिपुर, यहां पे बहुत इंटेंस एजिटेशन हो रहा है। असम में आप देखेंगे तो चंद्र प्रभा, इनके लीडरशिप में फॉरेस्ट, जंगल कानूनों का वो उल्लंघन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध हो रहा है, अभी चर्चा करेंगे क्या था कनिंघम सर्कुलर। ठीक है,
इस तरह से यहाँ पे रानी गौडनल्यू के नेतृत्व में मणिपुर और नागालैंड में 13-14 वर्षीय यंग लेडी उसके लीडरशिप में प्रोटेस्ट हो रहा है। इस तरह से यहाँ सेंट्रल प्रोविंस में भी आपको दिखाई देगा। सेंट्रल प्रोविंस में एंटी रेवेन्यू, इसी तरह से बंगाल में भी हो रहा है। बिहार और बंगाल में एंटी चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध बिहार में। ठीक है, ये पूरा फैलाव दिखाई दे रहा है। अब एक एक करके इसका डिस्कशन कर लेते हैं, इशू वाइज करते हैं। इशू वाइज में सबसे पहले साल्ट एजिटेशन रखते हैं। साल्ट एजिटेशन पहला इवेंट है धरसाना का, ह्यूज एजिटेशन। यहां पे क्या हो रहा है, धरसाना वहां पे एक नमक बनाने की फैक्ट्री थी गुजरात के कोस्टल एरिया में। वहां पे प्राइमरली अंडर द लीडरशिप बाय महात्मा गांधी ये लोग घुस जाते हैं फैक्ट्री के अंदर। इनिशियली गांधी जी अरेस्ट हो जाते हैं। गांधी जी के अरेस्ट के बाद ये पूछा जाता है, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ एम.के. गांधी, अब्बास तैयब जी अज्यूम द लीडरशिप। अब्बास तैयब जी ने वहां पर नेतृत्व किया धरसाना घटना में। और जब ये अरेस्ट हो जाते हैं तो सरोजनी नायडू, आफ्टर द अरेस्ट ऑफ अब्बास तैयब जी, सरोजनी नायडू लेड द प्रोटेस्ट। और सरोजनी नायडू के साथ दो और शख्सियत थी, वन ऑफ अली इमाम एंड सेकेंड मणिलाल, सन ऑफ गांधी जी। ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इतने इंपॉर्टेंट शख्सियतें थी वहां पे धरसाना एजुटेशन में। बहुत ब्रूटली इनको मारा जाता है, बट पर ये लोग हथियार नहीं उठाते हैं। आगे की पंक्ति उनको जब लाठियों डंडों से पीट कर वो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं, दूसरी पंक्ति आगे बढ़ती है। सरोजनी नायडू बोलते हैं कि तुम लोग पीस, अपना धैर्य बनाए रखो। समझो कि गांधी जी भले ही वो अपनी बॉडी के साथ यहाँ नहीं, लेकिन सोल उनकी आप लोगों के साथ है, आप लोग धैर्य रखो। इतना बीभत्स वातावरण था। एक जर्नलिस्ट था अमेरिकन, वेब मिलर, अमेरिकन जर्नलिस्ट वेब मिलर ने, आई विटनेस था वो इस इंसिडेंट का। वेब मिलर वाज आई विटनेस ऑफ दिस इंसिडेंट। ये पूछा जाता है कि कौन था वो एक पत्रकार धरसाना घटना के दौरान जो मौजूद था वहां पे, और कई बार पूछ लेते हैं कहां से था वो, तो अमेरिकन पत्रकार था जिसने इस घटना को आंखों देखा हाल वर्णन किया था। वो बोलता है कि मैंने ऐसा माहौल, ये अनप्रेसिडेंटेड था उसके लिए, कभी ऐसी घटना इतना बीभत्स और इतना हिंसक तरीके से उसका प्रतिकार करते हुए मैंने नहीं देखा था कि इतनी ब्रूटली तरीके से लोग मारे जा रहे हैं और कोई हथियार नहीं उठा रहा है, कोई हाथ तक नहीं उठा रहा है। इसका उसने एक्सप्लेन किया है वेब मिलर ने। ठीक है, ये नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, साल्ट एजिटेशन में धरसाना के अलावा वाडला, मुंबई, यहां पे होता है। मद्रास में फैक्ट्री वर्कर्स करते हैं, फैक्ट्री वर्कर्स। इसी तरह से कर्नाटका में सैनिकट्टा, वहां होता है साल्ट एजिटेशन, वहां पे भी साल्ट फैक्ट्री थी। ठीक है, ये सारे साल्ट एजुकेशन के इवेंट थे। कुछ और जैसे पेडेस्ट्रियन पैदल मार्च निकाले जाते हैं, लोग जाते हैं कोस्टल एरियाज में, नमक बनाते हैं, कानून तोड़ते हैं। जैसे तमिलनाडु में देखा जाए तो सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में, तमिलनाडु में, ये सब नाम ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं, राजगोपालाचारी के लीडरशिप में, सी राजगोपालाचारी, ये
पैदल कोस्टल एरियाज में जाते हैं, साल्ट बनाते हैं और रूल को वायलेट करते हैं। इसी तरह से कालीकट में, और इनकी जो जर्नी थी वो त्रिचनापल्ली से वेदारण्यम तक थी, जो इन्होंने मार्च निकाला था, त्रिचनापल्ली टू वेदारण्यम। ये पूछ लेता है इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। साल्ट एजिटेशन किया था के केलप्पन, और कालीकट टू पयन्नूर तक इन्होंने मार्च निकाला पैदल। के पिल्लई थे, इन्होंने झंडा सत्याग्रह किया था, साल्ट फ्लैग एजिटेशन के पिल्लई ने किया था कालीकट में। ये दो नाम मिलते हैं, अलग अलग ध्यान रखिएगा। के पिल्लई ये फ्लैग एजिटेशन से जुड़े थे कालीकट में, और ये जो है के केलप्पन साल्ट एजिटेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा कुछ लेबर स्ट्राइक्स भी हुई थी, उसको देख लेते हैं इसी दौरान। सबसे मोस्ट इंटेंस लेबर स्ट्राइक्स थी सोलापुर की, मोस्ट इंटेंस लेबर स्ट्राइक शोलापुर में हुई थी। यहां पे मजदूरों ने इवन 7 to 14 मई, लगभग 7 दिनों तक पैरेलल गवर्नमेंट चलाई। पैरेलल गवर्नमेंट चलाई यहां पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, शोलापुर में 7 to 14 मई, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ लेबर स्ट्राइक्स हुई थी, जैसे कि महाराष्ट्र में, बाटला वगैरह में, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं कुछ जो टैक्स से रिलेटेड एजिटेशन थे, जैसे बिहार में चलाया गया था सीडीएम के टाइम पे एंटी चौकीदारी मूवमेंट, एंटी चौकीदारी, और एक और था इसके एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स कैंपेन एंड एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स कैंपेन, एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स कैंपेन, यूनियन बोर्ड टैक्स कैंपेन, ये चलाया गया था आपका दोनों बिहार में। जो चौकीदार थे ये क्या करते थे, स्पाई का काम करते थे, जैसे गांव और पुलिस के बीच में गांव के लोगों से मिले होते थे, जुड़े होते थे, और उनकी कुछ जानकारियां, अगर वो किसी एंटी नेशनल या किसी ऐसी राष्ट्रवादी गतिविधि में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हैं या किसी क्रांतिकारी गतिविधि में जुड़े हैं, तो उनकी जासूसी करते थे। तो इसलिए एंटी चौकीदारी यहाँ पे, और एंटी यूनियन बोर्ड टैक्स कैंपेन चलाया गया बिहार में। सेंट्रल प्रोविंस में एंटी रेवेन्यू, राजस्व और एंटी रेंट चलाया गया यहाँ पे। मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत, ये जो एरिया है इधर, ठीक है। बंगाल में एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस और जैन गुप्ता लीड कर रहे थे, एंड जैन गुप्ता प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, ठीक है। एंटी फॉरेस्ट एजिटेशन भी था, एंटी फॉरेस्ट एजिटेशन जो उस टाइम पे नेशनल फॉरेस्ट एक्ट था 97 का, उसका विरोध हो रहा था, जिसमें कि जंगलों में रहने वाले लोगों को वहां के जंगलों से उनके अधिकार छीन लिए गए थे, उसका विरोध हो रहा था। नेशनल फॉरेस्ट एक्ट 1927 इसके एंटी में चलाया जा रहा था, इसके एंटी में, ठीक है। ये आपका चलाया जा रहा था सेंट्रल प्रोविंस में, और कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये चलाया जा रहा था एंटी फॉरेस्ट एक्ट के विरोध में। एंड महाराष्ट्र, ये मेजरली 3 एरिया में चलाया जा रहा था। इसके अलावा असम में भी, असम में चंद्रप्रभा के नेतृत्व में एंटी फॉरेस्ट
ऐड के विरुद्ध चलाया गया था, चंद्रप्रभा, असम में। ठीक है, ये सारे एरियाज थे। लगभग लगभग मैंने सारे मूल इवेंट को बता दिया, फैक्ट को बता दिया, इसलिए बता दिया क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं प्रीलिम्स में, स्टेट सर्विसेज में, यूपीएससी में भी पूछ ले जाते हैं कि किस क्षेत्र में सीडीएम या सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे कौन कौन नेतृत्व दे रहे थे और कौन कौन से आंदोलन किस क्षेत्र में चलाए जा रहे थे, पैरेलली जो चल रहे थे साथ में, उसकी चर्चा हमने कर दी। लगभग लगभग सारे इवेंट को मैंने बता दिया। फ्लैग एजिटेशन एक रह जाता है, 3 महत्वपूर्ण था, इसको देख लेते हैं, जहां पे पूछा जाता है प्रश्न इसी दौरान। एक तो गुंटूर में मोस्ट इंटेंस फ्लैग एजिटेशन, गुंटूर कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, यहां पे टोट्टा नरसिया के नेतृत्व में, टोट्टा नरसिया लेड बाई, ये नाम ध्यान रखिएगा, बहुत इंटेंस, बहुत ही विभत्स फ्लैग एजिटेशन हुआ था, बहुत ही मतलब काफी बड़ी संख्या में लोग शामिल। दूसरा जो था वो कालीकट क्षेत्र में था, के पिल्लई के लीडरशिप में। ठीक है, तीसरा था सूरत, ऑर्गेनाइज्ड, यहां पे जो वो था एजिटेशन, फ्लैग एजिटेशन था, वो बच्चे उसको वो कर रहे थे, ऑर्गेनाइज बाई किड्स, बच्चों के द्वारा किया गया था। और बच्चे जब तिरंगा लेके निकले, उनको पुलिस वालों ने, ब्रिटिशर्स आर्मी ने छीन लिया जब उनका, तो वो फिर अपने कपड़ों में ही फ्लैग बना के और मार्च करने निकल पड़ते थे। ये 3 ध्यान रखिएगा, सूरत में बच्चों ने किया था, कालीकट के पिल्लई और गुंटूर में टोट्टे नरसिया के नेतृत्व में हुआ था फ्लैग एजिटेशन। ठीक है, अब मैंने लगभग सारे महत्वपूर्ण इवेंट कवर कर दिए जहां से क्वेश्चन बनेगा, जो आंदोलन का स्वरूप था उसको लेकर, कहां कहां क्या घटनाएं हो रही थी। और अब लास्ट में हम आते हैं गांधी इरविन पैक्ट पर। गांधी इरविन पैक्ट, अगर महिलाओं की भागीदारी की बात की जाए इस प्रोटेस्ट में, तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और चट्टोपाध्याय, ये 3 महिलाएं प्रोमिनेंट तौर पे उनका नाम दिखाई देता है। कभी पूछे कि हाँ महिलाओं की क्या भागीदारी थी इस आंदोलन में, कौन कौन महिलाएं शामिल थी, तो सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर और चट्टोपाध्याय। अब हम गांधी इरविन पैक्ट पे आते हैं कि आंदोलन क्या है, जब लंबा खिंचता है तो उसकी इंटेंसिटी और उसके पेस को बनाए रखना इतना आसान नहीं होता। लगभग एक साल का समय हो चुका था, सरकार पर भी दबाव था, अंतरराष्ट्रीय मीडिया का भी दबाव था, सप्ताह की पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें कुछ, क्योंकि कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया नहीं था तो कोई डील हो नहीं पाई थी। दूसरी में प्रयास ये था कि कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिनिधि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन में शामिल हो, और खासकर कोशिश ये थी कि गांधी जी को ही शामिल किया जाए। दूसरा ये कि अब इधर गांधी जी भी आंदोलन, अब उनको एक उसकी इंटेंसिटी को बनाए रखना था। अब उनको लग रहा था कि एक तो पुलिस ब्रुटैलिटी बहुत ज्यादा हो रही है, तो उस लोगों में धीरे धीरे वो उत्साह कम हो रहा था। गांधी जी भी ये था कि नेगोशिएशन की टेबल पर आने को तैयार हो गए थे, या कह सकते हैं आना चाह रहे थे वो। तो गांधी जी ने, वो डेट है 5 मार्च 1931, गांधी इरविन पैक्ट जब हो रहा है, ये डेट डिसाइड की गई। दोनों लोग टेबल पर बैठते हैं, कुछ इशूज ऐसे थे जहां पर गांधी इरविन झुकते हैं, और कुछ इशूज ऐसे थे जहां पर गांधी झुकते हैं, एग्री करते हैं, समझौता करते हैं। तो गवर्नमेंट यानी इरविन कहां पे, किन किन मुद्दों पे अपनी सहमति देता है, उसको देख लेते हैं। पहले ये कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, जो कन्विक्टेड नहीं थे किसी वायलेंस एक्टिविटी में, ठीक है, इनको रिलीज करने को तैयार हो जाता है, इनको रिलीज करने को तैयार हो जाता है। दूसरी सहमति बनती है कि जो कोस्टल एरियाज के लोग हैं वो वहां जाकर नमक बना सकें, नमक बना सकें, और जो सॉल्ट टैक्स था उसको रिमूव किया जाए, इस पे भी सहमति बन जाती है। अगली जो गवर्नमेंट की तरफ से सहमति दी जाती है
कि जो डेमोन्स्ट्रेशन करने की परमिशन लिक्कर की शॉप पर या किसी ऐसे इंटॉक्सिकेंट शॉप पर, डेमोन्स्ट्रेशन ऑन एट लिक्कर शॉप, इसकी परमिशन मिल जाती है। इस इस समझौते में जिन जिन मांगों पे बात मान ली जाती है। हाँ, रिटर्न कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टीज, रिटर्न कॉन्फिस्केटेड, जो जब्त कर ली गई संपत्तियां थी उनको लौटा दिया जाए अगर वो किसी और को सेल नहीं की गई हैं तो। ठीक है, इतने मुद्दों पर इरविन सहमत होता है। गांधी जी भी दो मुद्दों पर सहमति दिखाते हैं। पहला तो यही कि सस्पेंडेड सीडीएम, आंदोलन को यहीं पे रोकें, खत्म करें इसे। और दूसरा, टू पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इन दो मुद्दों पे गांधी सहमत हो जाते हैं। आंदोलन का पहला चरण यहीं समाप्त हो जाता है। एक इसके बाद कराची सेशन होता है। 23 मार्च 1931 की एक डेट, जिस दिन भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी दी जाती है। इस गांधी इरविन समझौते में गांधी जी पे दबाव था कि वो भगत सिंह की रिहाई के लिए प्रयास करें, इरविन से बात करें। गांधी जी ने बात की भी, बट वो डिनाई कर दिया, इस पे एग्री नहीं हुआ, क्योंकि वो इन्वॉल्व थे वायलेंट एक्टिविटी में। तो इस बेसिस पे गांधी जी के बहुत दबाव बनाने के बावजूद भी इनको छोड़ा नहीं गया। इसका बहुत एंगर था, क्योंकि आम लोगों में बहुत पॉपुलर थे भगत सिंह। तो आफ्टर 23 मार्च जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई, उसके बाद बहुत एंगर था गांधी को लेकर। गांधी की लोकप्रियता काफी गिर गई थी। और जब कराची सेशन हो रहा है 1931 में, अंडर द लीडरशिप या चेयरपर्सन इसके जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रेसिडेंट जो बनाए गए इसके, इस कराची सेशन के, वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी जी को ब्लैक फ्लैग वो किया गया, काले झंडे दिखाए गए इसी सेशन के दौरान। ठीक है, इसके कौन थे प्रेसिडेंट? सरदार वल्लभ भाई पटेल इस सेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे। गांधी जी को इसी सेशन के दौरान जो है, इस कराची सेशन के दौरान ही काले झंडे दिखाए गए। ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट इसी में फाइनली इंडोर्स हुआ, इस पे सहमति बन गई। गांधी इरविन पैक्ट वाज इंडोर्स्ड, सहमति बन जाती है। ग्रेटेड ब्लैक फ्लैग टू गांधी जी, ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। इसी दौरान गांधी जी ने कहा था, कई बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी जी ने किस सेशन के दौरान कहा था? तो कराची सेशन के दौरान कहा था। खींच कर जब इस तरह से उनकी निंदा होती है, प्रतिक्रिया होती है, तो उन्होंने एक अपना कमिटमेंट दिखाया अपने मूल्यों सिद्धांतों के प्रति, और भरोसा दिखाया। बोला कि भले ही आज गांधी की इतनी आलोचना हो रही है, गांधी मर जाए, लेकिन कल गांधी जी को याद किया जाएगा, गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा, जो कि सच भी साबित हुआ। क्लियर? तो अब अब फाइनली जो है ये सारी घटनाएं हो गई। क्या क्या रहा कराची सेशन में? एक दो और इंपॉर्टेंट बातें थी, प्रश्न बनता है, बता दे रहे हैं। जैसे कि इसमें पहली बार फंडामेंटल राइट्स की चर्चा की गई। किसी कांग्रेस के मंच पर पहली बार मौलिक अधिकारों की बात की गई। और दूसरा, वो इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात की गई थी। इसमें जो है
नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसीज की भी बात की गई थी इसी सेशन में। ठीक है, ये इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जाता है किस कांग्रेस के सेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक नीतियों पर बात की गई थी, तो ये कराची सेशन था। अब हम रिव्यू करते हैं सीडीएम को, इसकी समीक्षा कर लेते हैं। रिव्यू ऑफ सीडीएम, सिविल डिसएवोनियन मूवमेंट को हम रिव्यू करते हैं। इसका क्या है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सका, इसकी इंपॉर्टेंस क्या रही, कमियां क्या रही, दोनों पर देख लेते हैं। सुमित सरकार और मूर जैसे इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि गांधी जी पूंजीपतियों के दबाव में आ गए गांधी जी ने जब आंदोलन वापस लिया। ठीक है, कि चूंकि पूंजीपतियों का बहुत लॉस हो रहा था, उद्योग वगैरह प्रभावित हो रहे थे और आंदोलन लंबा खिंचता तो उनका और लॉस होता, उनके दबाव में आके इन्होंने आंदोलन को समाप्त कर दिया। दूसरे आर्ग्यूमेंट है, वो कहते हैं कि चूंकि जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी, वायलेंट एक्टिविटीज थी, वो बहुत बढ़ रही थी, देखा जाए 30 से 34 के दौरान इस आंदोलन ये लंबा खिंच रहा था, उस फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ हल नहीं निकल रहा था, तो क्रांतिकारी गतिविधियों की तरफ युवा बहुत तेजी से जा रहे थे। तो एक रीजन ये था, वायलेंट एक्टिविटीज का बढ़ना। ठीक है, इस वजह से, और अंतरराष्ट्रीय नेताओं का दबाव भी था, इंटरनेशनल लीडर्स का दबाव था कि गांधी जी आंदोलन को खत्म करें और पार्टिसिपेट करें सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पार्टिसिपेट करें, इसका दबाव था। बाकी मैंने बताया सुमित सरकार और इनका स्टेटमेंट आरजे मूर का, 3 एंगल ये यहां दिखाई देते हैं। ये था कि गांधी जी ने इरविन के साथ समझौता क्यों किया, उस पर जब चर्चा की जाती है तो ये 3 बातें निकल कर आती हैं। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं यहां पे कि वाई गांधी एग्री टू इरविन पैक्ट, वाई गांधी एग्री टू पैक्ट। तो ये 3 कारण देखे जाते हैं। रही बात इसकी इंपॉर्टेंस की, आंदोलन की, तो मास पार्टिसिपेशन होता है, वुमेन्स का, वर्कर्स का, अनप्रेसिडेंटेड था वो। इसके पहले जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ था, उससे ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाई देता है सभी वर्गों का, क्षेत्रीय विस्तार भी ज्यादा है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा क्या कहते हैं, जो बिजनेस क्लास है, पूंजीपति है, कैपिटलिस्ट, उनका काफी सपोर्ट मिला इसका। जो उनके इंडस्ट्रीज थी, उनको ग्रोन अप मिला, क्योंकि इस आंदोलन के दौरान जब दबाव बना, टैक्सेस बढ़ाए गए, इम्पोज किए गए, तो इंपोर्ट कम हुआ, बहिष्कार किया गया भारतीयों द्वारा विदेशी गुड्स का। तो इससे स्वदेशी का आंदोलन, एक स्वदेशी को बढ़ावा मिला और स्वदेशी वस्तुओं की डिमांड बढ़ी, इससे भारतीय इंडस्ट्रियों को ग्रोन अप मिला। तो ये कह सकते हैं कि भले ही अपने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन इसने जो है बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की, जो कि जो कि ब्रिटिशर्स की जो आगे की पॉलिसी थी उसको बदलने पर भी मजबूर किया। देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम आता है, उसके आधार पर सरकारें बनती हैं कई प्रांतों में आगे चल के। तो ये सारे जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे सुधारों के लिए आगे तैयार होती हैं सरकारें, तो उसमें ये बड़ा योगदान था इस मूवमेंट का। सरकार को भी लगने का लगा कि यार आने वाले टाइम में बहुत लंबे समय तक टिकना यहाँ मुश्किल होगा, ये एहसास करा दिया था इस आंदोलन ने। ठीक है, तो ये था इसकी इंपॉर्टेंस। और एक चर्चा छूट गई थी, मैं उसको कर देता हूं यहाँ पे, रानी गॉर्डनल्यू की। मैंने शॉर्ट में बताया था, थोड़ा यहाँ मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ। ये आपका एग्जाम अभी जो 24 मई को होने जा रहा है उसमें पूछा जा सकता है। ये आंदोलन को लीड कर रही थी असम, और सॉरी मणिपुर और नागालैंड में, मणिपुर एंड नागालैंड में। ठीक है, मणिपुर एंड नागालैंड,
और इन्होंने चलाया था जिया रंग आंदोलन, जिया रंग प्रोटेस्ट चलाया था। ये चलाया था इन्होंने मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर में चलाया था। ये एक ऐसी क्रांतिकारी रही जो इनको 14 साल की थी, इन्हें जेल में डाल दिया गया। आजादी के आफ्टर इंडिपेंडेंस ये फ्री हुई जेल से, ठीक है। पूछा जाता है कौन थी जो कि ऐसी क्रांतिकारी जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार हुई थी और आजादी के बाद रिहा हुई, तो वो थी रानी गौंडानिल्यू, ठीक है। इन्होंने लेड किया आंदोलन को नागालैंड और मणिपुर में। और इसके अलावा एक और इवेंट रह गया है, उसकी भी चर्चा कर देते हैं। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का खुदाई खिदमतगार संगठन, खुदाई खिदमतगार, ये ऑर्गेनाइज किया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा, ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान द्वारा, जिन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में लीड किया था आंदोलन को, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। इन्होंने जो है खुदाई खिदमतगार संगठन बनाया था, रेड शर्ट मूवमेंट चलाया, लाल कुर्ती आंदोलन, इन्हीं के आंदोलन को कहा जाता है रेड शर्ट मूवमेंट। फ्रंटियर गांधी भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही नॉन वायलेंट, इनका जो संगठन था, ये रेड शर्ट मूवमेंट या खुदाई खिदमतगार जो संगठन के माध्यम से रेड शर्ट मूवमेंट चलता था, ये जो है नॉन वायलेंट था, अहिंसक, गांधी जी के मूल्यों में विश्वास करते थे। इसलिए इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी यार फ्रंटियर गांधी, ठीक है। तो ये सारे महत्वपूर्ण इवेंट कवर हो गए। इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में बहुत मजबूती के साथ जो है नेतृत्व प्रदान किया था। यही थे, जब भारत का बंटवारा हो जाता है तो बहुत नाराजगी व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुम लोगों ने, क्योंकि इनका ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पाकिस्तान में चला गया था और ये सच्चे राष्ट्रवादी थे, किसी तरह की सांप्रदायिक विचारधारा से ये मुक्त थे, ठीक है। बाचा खान भी इन्हीं को कहा जाता था, बंगश पठान भी इन्हीं को कहा जाता था, निक नेम थे इनके, बाचा खान, बंगश पठान। तो आई थिंक अब सारे इवेंट कवर हो गए हैं, कंक्लूड भी कर दिया मैंने, इस आंदोलन को बता दिया। अब आगे किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक में मिलेंगे, और प्लीज आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।